हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन पॉइंट। और आज हम आज ही के दिन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेमेस्टर 3 का पेपर है। ये पेपर सेकंड इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिशियन का पेपर है ये, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट मैकेनिक, लिफ्ट एक्सकेलेटर मैकेनिक भी दे सकता है। ये 2019 का पेपर है, ठीक है। सेमेस्टर तीसरे का पेपर है ये, ओके। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो इसको हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस बार के पेपर में एक दो सवाल कुछ ज्यादा ही लेंथी दे दिए थे। आईटीआई के सिलेबस में इतना वैसे लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस बार दिए थे। इस साइड इंग्लिश में देखिए आप, और इस साइड आप हिंदी में देखिएगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, इन सिंबल्स प्रेशर इज इक्वल टू, यानी चिन्ह में प्रेशर के बराबर क्या है, ठीक है। प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर यानी प्रतिबल उसको बोलते हैं हम, या एक तरीके से दाब बोल सकते हैं आप। तो ये होता है आपका कि फोर्स, जो कि बल लगाया गया है, ठीक है, और कितने एरिया पर लगाया गया है, यानी कि क्षेत्रफल पर, ओके। तो इसका जो आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है, ये बच्चों ने लगा रखे हैं, ठीक, लेकिन जो ओरिजिनल टिक होगा मैं आपको इसमें लगा देता हूं कि एरिया बल, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, तो F अपॉन ए होना चाहिए। तो F अपॉन ए यानी सेकंड वाला होना चाहिए। F अपॉन ए, जहां ए एरिया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, और F फोर्स है, यानी कि ये बल है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है आपको, ठीक है। द्विघात समीकरण जो है ये दे रखा है, इसको आपको हल करना है, ठीक है। हल करके आपको बताना है कि इसका ऑप्शन कौन से वाला सही होगा। तो इसमें इन्होंने ये टिक लगा रखा है। अब देख लेते हैं ये सही है कि नहीं है। चलिए इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा क्या रखें इनमें से, ठीक है, यानी कौन सा वाला रखना चाहिए ताकि ये 0 के बराबर ही आ जाए। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा 1 और 6, 1 और माइनस 6, ठीक है, और 1 और यहाँ पर 6 है। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम निकालते हैं। देखो एक तरीका ये होता है कि एक्स स्क्वायर इज प्लस, यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर इस तरीके के आपको इसका भाग करना है कि गुना करने पर ये आए, ठीक है, और जोड़ या घटाव करने पर ये वापस मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 6x लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं x माइनस 6, तो देखिए 6 की गुना 1 से करो तो 6 कम 6, ठीक है। और अगर 6 में से एक x गया तो 5x, और प्लस का 5x आ रहा क्योंकि प्लस का 6 बड़ा है, और माइनस 6 नेगेटिव का नहीं चाहिए क्योंकि 6 प्लस का 6 है और माइनस का 1 है, तो 6 ही आएगा। तो इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन। ये मेरे ख्याल से आपने बहुत पहले भी कर रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो बचता क्या, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 6, क्योंकि x तो निकाल लिया। यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो माइनस माइनस, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर माइनस सिर्फ 1 निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर माइनस 1 निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या बच रहा है, x तो है ही है, ठीक है। अगर माइनस 1 की गुना आप x से करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस x, और माइनस इसकी गुना आप इससे करोगे, ठीक है, 6 से, प्लस के 6 से, तो यहाँ पर भी माइनस का 6 आ जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से निकालना होता है कि ये इक्वेशन टूटे ना, यानी कि अगर मैं इसको फिर से गुना करके लिखूं तो यही आ जानी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, ये और ये, यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 6, ये दोनों सेम आनी चाहिए, इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको 0 के बराबर रख लो, एक बार इसको, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया आपका 1, क्लियर है। और x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर आपका माइनस 6। तो जिसमें x की वैल्यू 1 और माइनस 6 है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए। तो x माइनस 6 होना चाहिए कहीं पर, तो ये सेकंड वाले में माइनस 6 है। तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है बी वाला, ये सही है। ये कह रहा है तीसरा जो क्वेश्चन है, द कलर बैंड्स फॉर 47 ओम रजिस्टर विथ 10% टॉलरेंस आर। तो ये जो 4700 ओम रजिस्टर के लिए कलर बैंड 10% उदारता के साथ कौन से वाला होगा, कलर बैंड आपको बताना है, ओके। तो देखो कलर बैंड के लिए मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बता रखी है, बब रॉय जीबी वीजी डब्ल्यू, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 9 तक जाता है। अब देखिए टॉलरेंस की भी बात की गई, तो आपको पता ना चाहिए, गोल्ड का टॉलरेंस होता है हमारा प्लस माइनस 5%, और सिल्वर का होता है हमारा प्लस माइनस 10%, ठीक है। और जिसमें कोई भी कलर नहीं होता, नो कलर वाला, उसका होता है प्लस माइनस 20%। तो इसने टॉलरेंस कितना मांगा, टॉलरेंस इसने मांगा 10%। तो 10% किस में होता है भाई, सिल्वर में। तो यहाँ देखो लास्ट में सिल्वर किस में है, तो लास्ट में सिल्वर जो आ रहा है ये गोल्ड 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 सिल्वर। तो हमारा ऑप्शन ये होना चाहिए सी,
तो हमने ऐसे ही बता दिया कि भैया हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि भैया क्या 4700 भी आ रहा है? ठीक है, तो 4700 कैसे आएगा? देखो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो पहली और दूसरी मिला लेते हैं। तो पहला है हमारा 4 नंबर पर क्या है हमारा? येलो। फिर 7 पर क्या है हमारा? वॉयलेट, जिसको हम बैंगनी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कितने जीरो हैं? 2, यानी 10 की घात 2 है, यानी कि 0, 10 की घात 0 क्या होता है? 1, 10 की घात 1 क्या होता है? 10, 10 की घात 2 क्या होता है? 100। तो ये कौन सा है? रेड। तो येलो यानी कि पीला, यानी कि यहाँ पर आपका देखिए येलो, वायलेट और रेड और सिल्वर आपका मिल गया। तो हिंदी में भी आप देख सकते हो पीला, बैंगनी, लाल और सिल्वर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। A sine wave has a frequency of 50 हर्ट्ज. Its angular frequency is. तो साइन वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो मेरा हिसाब से तो जो आंसर निकला है वो आया है इसका 100 पाई है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये पाई है, इसने एन लिख रखा है। अब इसने एन लिख रखा है या जो भी है आप समझ लीजिएगा। अगर आपको ये जो क्वेश्चन है किसी और तरीके से करना आता है तो आप उसको बताइएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत बताते हैं, जैसे मैं टिक लगाया मैंने भैया ये सही है, लेकिन आप कहते हैं नहीं ये चौथा वाला सही है, तो आप उसका मेथड बताना कि किस हिसाब से सही है। आप थोड़ा बहुत लिख देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊंगा अगर वो सही है तो। ओके, लेकिन अदरवाइज ये जो मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ तो ये बिल्कुल क्लियर है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास कोई और मेथड है, उससे कुछ और आंसर आ रहा है, तो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, लेकिन क्लियर करके बताना, ठीक है, ताकि हम समझ भी सकें। तो जो फोर्थ है उसमें कैसे आ रहा है देखो, क्योंकि हमें पता है साइन वेव की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये साइन वेव, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 2 पाई। ओके, तो ये हो गया आपका एक टाइम पीरियड। तो इसने क्या कहा 50 हर्ट्ज है, तो भैया 50 साइकिल्स इसने कितने लिए? एक सेकंड में लेता है ये 50 साइकिल्स। ठीक है, तो तभी ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी की इसने बात की है। तो मैंने यहाँ पर 2 पाई एन लिखा है, क्योंकि ओमेगा होता है, तो 2 पाई एन। ठीक है, एन कितना है? 50 हर्ट्ज। तो मैंने क्या किया, इसको 50 इंटू 100, तो 100 पाई। तो 100 पाई यानी कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर 100 पाई, तो ये या तो इसने एन गलती से एन बन गया है। ठीक है, यानी कि प्रिंटिंग में इससे गलती हो गई है, तो इस हिसाब से ये 100 एन इसका आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हीटर इज रेटेड एज 230 वोल्ट और 10 किलोवाट एसी, द वैल्यू 230 वोल्ट रेफर टू। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूं। एक हीटर की दर 230 वोल्ट और 10 किलोवाट एसी है, तो वैल्यू 230 वोल्ट डैश को संदर्भित करती है। तो 230 वोल्ट क्या बताती है ये आपको, कि क्या ये औसत वैल्यू है, एवरेज वोल्टेज है, क्या ये आरएमएस वोल्टेज है, क्या ये पीक वोल्टेज है, और क्या ये कोई भी नहीं है। तो कभी भी जो वोल्ट मीटर होता है, ध्यान रखना आप, वोल्ट मीटर आपको हमेशा आरएमएस वैल्यू ही देता है एसी की। ओके, अब आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या आती है देख लीजिए यहाँ पर। ये मान लीजिए आपकी एसी की सिनोसाइडल वेव है। ओके, ये हो गया आपका मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि ये आई मैक्सिमम है, जिसको हम बोलते हैं पीक पॉइंट। ओके, ये हो गया आपका बिल्कुल जीरो वाला, ये नेगेटिव का पीक पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉजिटिव का पीक पॉइंट है। एवरेज यानी कि अगर इसका और इसका एवरेज करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो हम एवरेज करता है इस पूरे हाफ का ही, सिर्फ इस हाफ का एवरेज जो निकलता है वो निकलता है आपका आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई मैक्सिमम, और आई आर एम एस निकलता है आपका 0.707 आई मैक्सिमम। ठीक है, तो आई मैक्सिमम सबसे ज्यादा होगी, यानी कि अगर आप आई मैक्सिमम जो है निकालना चाहते हैं तो आप इनको इससे गुना करना पड़ेगा। नहीं, सबसे ज्यादा कौन सा है? आई मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आई मैक्सिमम आएगी। आई आर एम एस कितनी होती है? ये 70% होती है, यानी कि ये लगभग यहाँ होती है। एवरेज यहाँ पर बैठेगी लगभग, अगर आप निकालना चाहें तो, और जो होगी आई मैक्सिमम की लगभग 70% आर एम एस वैल्यू होगी। इसको थोड़ा सा अभी आगे भी एक क्वेश्चन है, उसमें भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमेशा आर एम एस वैल्यू ही होती है। तो किसी भी एक ये क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ रखा है पहले से। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग। द पीक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 200 वोल्ट, इट्स एवरेज वैल्यू। तो आपको एवरेज वैल्यू बतानी है, पीक वैल्यू बता दी है, जैसे मैंने बताया ना, पीक वैल्यू बता दी है, आपको एवरेज निकालनी है। तो आप एवरेज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसकी गुना करेंगे, आई एवरेज आपको निकालनी है, तो 0.637 इंटू पीक कितनी है? 200, तो इसकी गुना करो आप। ठीक है, 1 2 3 1 से 1 ये से ये कट गया। ठीक है, इसकी आप
ये 5 बार जाएगा। अगर आपको इसको भाग करना है, 5 एकम 5, ये आ गया 5 दूनी 10, 3 बज गया, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर क्या बचा 2, 5 पंजे 25, तो 127.5, 5 चौक 20। ठीक है, 127 दशमलव, क्या 127 और कहीं है? नहीं, तो हमारा ये जो 127.4 वोल्ट है यही हमारा सही आंसर होगा। तो ये मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया है। ओके, इसमें आरएमएस पर सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? जैसे कि आपने पता है मैक्सिमम, आरएमएस और एवरेज, इन्हीं की अनुपातों को हम अलग अलग फैक्टर्स में देखते हैं। अगर आपको फॉर्म फैक्टर निकालना है, फॉर्म फैक्टर मैं तरीका बता देता हूँ कैसे याद होगा। FORM, फॉर्म, FACTOR, फैक्टर। तो इसका आप ले लीजिए R और इसका ले लीजिए A। देखो पहले क्या आ रहा है FORM, तो पहले R आ रहा है, ठीक है, और बाद में क्या आ रहा है फैक्टर में A आ रहा है, तो A पहले नहीं आ रहा ना, तो पहले आपको लिखनी है RMS वैल्यू, फिर बटे में लिखनी है आपको एवरेज वैल्यू। तो ये क्या आपका कहलाएगा? फॉर्म फैक्टर। क्लियर है? तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू, यानी कि अगर कहीं आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू नीचे दे रखे तो ये तीसरे वाला है। ओके, अब दूसरे वाला भी मैं बता देता हूं। एक होता है पीक, PEAK, ठीक है, पीक फैक्टर। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका सिंपल से यही है कि भाई आरएमएस वैल्यू और पीक, ठीक है। इसका मैं एक बार क्लियर करा दूंगा, अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आप ये वाला याद रखना, फॉर्म फैक्टर वाला हमेशा याद रखना कि पहले आरएमएस वैल्यू आती है और फिर एवरेज वैल्यू आती है। और साइन वेव की जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आती है हमेशा 1.11 ही आती है। ओके, तो चलिए अगले वाला कर लेते हैं हम। फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज द टाइम पीरियड विल बी। टाइम पीरियड बताना है आपको। अब टाइम पीरियड मतलब ये हो गया कि अगर ये इस तरीके के साइकिल्स 1 सेकंड्स में कितने ले रहा है? 50, तो इसकी 50 हर्ट्ज होगी नहीं फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड आपको बताना है सिर्फ एक साइकिल का, यानी ये होता है आपका टाइम पीरियड, तो ये बताना है। तो भैया 50 साइकिल्स कितने सेकंड में ले रहा है? 1 सेकंड में। तो एक साइकिल 50 लेते ना, तो हमें एक साइकिल कितने टाइम में लेगा? 1/50 में। ठीक है, तो 1/50 करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0050 सेकंड। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ दशमलव और यहाँ लगाता हूँ 0, ओके, फिर यहाँ पर मैं 0 लगाकर फिर 0, तो ये 50 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.02 सेकंड्स। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? 0.02 सेकंड्स, 0.02 सेकंड्स। सॉरी, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ कि हमने वहां पे 50 हर्ट्ज ही ले ली, जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 200 साइकिल्स हैं हमारे 1 सेकंड्स में। तो एक साइकिल होगा हमारा 1/200 में। तो अगर मैं यहाँ पर दशमलव लगा के 0 लगाता हूँ तो अभी भी छोटा है, तो 0 लगाकर 0 लगा देता हूँ। ठीक, अभी भी छोटा है तो 0 लगाकर एक और 0 लगा देता हूँ। तो 1 से 1, इससे ये 2 पंजे 10, तो 5, यानी कि 0.005 हमारे सेकंड्स होगा। तो 0.005 सेकंड्स होगा। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको हिंदी में भी देखते रहो। ठीक है, ये आ गया आपका 8वें का बी वाला ऑप्शन। सीरीज रिजोनेंट सर्किट में सर्किट का इम्पीडेंस होता है, ठीक है, इन सीरीज रिजोनेंस सर्किट इम्पीडेंस। सीरीज रिजोनेंस सर्किट क्या होता है? जब रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर एक सर्किट में लगे होते हैं सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज में है तो इसको हम सीरीज इसको बोलते हैं RLC सर्किट। ठीक है, लेकिन जब इस सर्किट में L की वैल्यू बराबर होती है C की, ठीक है, L की वैल्यू और C की वैल्यू बराबर होती है, तो ये कहलाता है हमारा रिजोनेंट सर्किट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वर्क क्या कर रहा होता है? खाली रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस वर्क करता है तो इसकी थ्योरी थोड़ी सी लंबी सी है। तो उसमें जो इस सर्किट का इम्पीडेंस होता है Z होता है, Z बराबर आपको पता होगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर में है तो ये तो 0 हो गई। जब ये 0 हो गए तो किसके बराबर बचा? Z बराबर R, और Z बराबर R तो मिनिमम वैल्यू है ना, तो जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होगा? मिनिमम। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होती तो Z की वैल्यू बढ़ जाती। तो इस समय क्या होगा? जब रिजोनेंट यानी सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में आ जाता है तो इसका जो इम्पीडेंस होता है ये Z, ये बिल्कुल जो होता है मिनिमम हो जाता है, मिनिमम। ओके, इसका ऑप्शन होना चाहिए हमारा 9 का A, तो 9 का A न्यूनतम। ओके, बच्चों ने भी काफी हद तक सही टिक लगा रखे हैं। ये क्वेश्चन है, इन अ लॉस फ्री RLC सर्किट, जैसा हमने RLC सर्किट पढ़ लिया है, सर्किट द ट्रांजिएंट करंट इज,
तो हानि रहित आरएलसी सर्किट में अस्थायी करंट होती है। तो किस तरीके की होती है अस्थायी करंट होती है? जो वो सिनोसाइडल वेव की होती है, यानी कि साइन वेव। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये साइन वेव होती है, ठीक है। ये ऑसिलेटिंग नहीं होती, ठीक है, यानी कि ऑक्सीलेट नहीं कर रही होती है वो। द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन आरएलसी पैरेलल सर्किट इज, आरएलसी पैरेलल सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका यूनिटी। ध्यान रखना, सीरीज में भी यूनिटी और पैरेलल में भी यूनिटी ही होता है, क्योंकि रेजिस्टिव सिर्फ रेजिस्टेंस वर्क करता है, बाकी दोनों नहीं करते, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब मैं आपको समझा देता हूँ इंडक्टिव सर्किट क्या होता है। देखो, किसी सर्किट में अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है तो वो क्या है? रेजिस्टिव सर्किट। किसी सर्किट में अगर केवल इंडक्टर लगा हुआ है तो वो क्या है? वो है इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, इंडक्टिव सर्किट। किसी सर्किट में अगर केवल कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर ओनली, कैपेसिटेंस है, तो वो कौन सा सर्किट कहलाता है? वो कैपेसिटिव सर्किट कहलाता है। तो आप तो तीनों सर्किट समझ में आ गए। अब देखो इसमें क्या है? प्योर इंडक्टिव है। तो इंडक्टिव क्या होता है? देखो, ये चल रही है वोल्टेज और एक चलती है करंट। तो वोल्टेज मान लो ये है, रेजिस्टिव में चलती है करंट वोल्टेज के बिल्कुल साथ साथ, ठीक है, यानी कि ये आई हो गई। इंडक्टिव में क्या होता है कि वोल्टेज यहाँ चलती है तो करंट इससे लैग कर जाती है पीछे 90 डिग्री। ये 0 होता है तो ये पीछे हो जाती है, तो करंट यहाँ होती है और वोल्टेज यहाँ होती है। कैपेसिटिव में क्या होता है कि वोल्टेज यहाँ रह जाती है और करंट आगे भाग जाती है 90 डिग्री। ये 0 डिग्री है तो 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, कैपेसिटिव में करंट आगे चलती है, यानी लीड करती है, लीड, ठीक है, यानी कि आगे, ओके। और इंडक्टिव में ये लैग करती है, एलएजी, लैग, यानी कि पीछे होती है, किससे? वोल्टेज से। और अगर वो खाली रेजिस्टिव सर्किट की बात करें, यानी जैसे मैंने बात किया था आरएलसी में, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये क्या होता है? एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। तो इस कंडीशन में कॉस थीटा क्या हो जाता है? आपका 0 डिग्री, ठीक है। और जब 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है? 1। तो पावर फैक्टर क्या हो गया? 1, यानी यूनिटी। तो इसलिए आरएलसी सर्किट में जो रिजोनेंस कंडीशन आती है तो जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इंडक्टिव सर्किट जो है, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? तो करंट वोल्टेज के साथ फेज में होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह जाता है। तो ये वाला सही है। तो दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो सही है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन में कुछ ऐसी भी चीजें बताई जाएं जो आपके फ्यूचर में भी काम आए, ठीक है। इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन देख लेना, आप ही के लिए है ये। द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज आरसी सर्किट इज गिवन बाय, इसका जो ऑप्शन है ये सी है। इसमें कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन याद रखना किस हिसाब से है ये। इफ सिनोसॉइडल वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज विथ 30 एम्पियर आरएमएस करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस वेव, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर तो इसने टिक कर रखा है, सही है, ठीक है, लेकिन कैसे आया? देखो, इसने क्या दिया हुआ है? हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि एफ दे रखी है इसने 50 हर्ट्ज, और इसने क्या दे रखा है? करंट, यानी आई आरएमएस वैल्यू दे रखी है। ये कितनी है हमारी? 30 एम्पियर। लेकिन जो ये वेव होती है, ये बनती है, ये वेव होती क्या है? ये होती है आपकी इंटेंसियस वेव, ठीक है, यानी कि तात्क्षणिक मान कभी भी ली जाती है, एक अचानक टाइम पर। इसकी वैल्यू होती है आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो आई मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? आई आरएमएस। तो पहले आप मैक्सिमम निकाल लो। ओमेगा टी, ओमेगा आपको पता होता है 2 पाई एफ, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी होती है, और इंटू टी। तो अगर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है तो 2 पाई की वैल्यू रख के आप ये भी निकाल सकते हो, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे टी भी दे रखे हैं। तो दोनों में से आप कोई भी निकाल लो, चाहे आप स्टार्टिंग का निकाल लो क्योंकि अलग अलग हैं, और चाहे आप ये लास्ट वाला निकाल लो। अगर मैं स्टार्टिंग के निकालने की बात करता हूँ, आरएमएस दे रखे, तो आई मैक्सिमम निकालनी है मुझे। तो आई मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा था, आई आरएमएस 70% होती है ना, 0.707 इंटू आई मैक्सिमम। तो मैक्सिमम निकालनी तो 70 को यहाँ भेजो, तो 30/0.707। तो इसका जो आप भाग करोगे तो आपका आना चाहिए यहाँ पे 42.42। तो इससे हमारा पहला ऑप्शन क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको करना है, अभी कंफर्म ही करना है कि ये ही है क्या। तो आप ये भी देख लीजिए, ओमेगा भी निकाल के देखिएगा। तो ओमेगा जैसे यहाँ पे आप रखोगे वैल्यू 2 पाई एफ कितनी है? 50 इंटू टी। तो 50 दूनी 100, 100 यहाँ आ गया, इंटू पाई इंटू टी। तो 100 इंटू 3.14 इंटू टी। तो 3.14 में से दशमलव हटाओ तो 0.000, तो क्या आ गया? 314 टी। तो क्या 314 टी आ रहा है? बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है ये वाला। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये वाला आप इक्वेशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वोल्टेज के लिए भी यही होता है, वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए भी यही वाली होती है।
ये जो क्वेश्चंस हैं एक दो, ये थोड़े ज्यादा ही बढ़िया आ गए थे इस बार। आप इनको देखना किस हिसाब से सॉल्व होता है ये। इसने पूछा है, बोला है विथ 21 वोल्ट अप्लाइड, ठीक है 21 वोल्ट अप्लाइड कर रहे हैं, हिंदी में भी देख लो, हिंदी में ही पढ़ा देता हूँ मैं, इंग्लिश को छोड़ो। 21 वोल्ट अप्लाई करने पर यदि R1 इतना, R2 इतना और R3 इतना, तो R2 का करंट क्या होगा यदि R1 सीरीज पैरेलल सर्किट R2 और R3 से जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको, तो इसलिए हमें इंग्लिश में ही इसको समझना पड़ेगा। क्या कहा है, इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये वाले ओम। व्हाट इज द करंट ऑफ R2, R2 में पूछिए, R2 क्या है 35 है। इफ R1 इज सीरीज, यानी कि R1 सीरीज में है कनेक्टेड विथ पैरेलल सर्किट R2 एंड R3, यानी R2 और R3 पैरेलल में है जुड़े हुए, और उनके साथ R1 जो है कैसे है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो R1 R2 R3, यानी कि इसने क्या बोला, देखो एक दो तो जुड़ गए हैं समांतर क्रम में और उनके साथ एक जुड़ गया है श्रेणी क्रम में, और तब वोल्टेज लगाई गई है 21 वोल्ट। क्लियर है। तो ये कितना है, ये है 35, ये कितना है, ये है 14 और ये कितना है 5 ओम। तो इसने किस में पूछी करंट, इस वाले में करंट पूछ ली है एम्पियर। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, थोड़ा लेंथी भी है लेकिन अच्छा है। तो हमें क्या करना होगा, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, 21 वोल्ट सप्लाई पर एक रेजिस्टेंस निकालना फिक्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब उस रेजिस्टेंस को आपको क्या करना, करंट निकालनी है V अपॉन R, यानी R तो ये आ गया और V ये हमारे पास है, तो 21 को आप उस R से भाग दे दो, तो जो करंट आएगी फिर निकलेगा I1 इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली मेन करंट, यानी जो मेन करंट होगी I इंटू दूसरा रेजिस्टेंस, यानी कि 14 बटे दोनों रेजिस्टेंस जो समांतर में है उनका जोड़, यानी कि जो 49 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी करंट की। अब देखो ये कैसे निकलेगा, जब आप इन दोनों को समांतर में जोड़ोगे तो 1 बटे RTH इज इक्वल टू 1 बटे 35 प्लस 1 बटे 14। तो आप नीचे वालों को गुना कर दोगे तो 35 गुना 14, ऊपर जोड़ जाएंगे 35 प्लस 14। तो जब आप इनकी गुना करोगे यानी कि 1 बटे RTH, तो ये हो गया 35 और 14 49 अपॉन 35 गुना 14। आप इसको उल्टा कर दीजिए, RTH बराबर 35 गुना 14, क्योंकि ये भी ऊपर चला जाएगा और 49 आएगा नीचे। तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35। तो ये कितना आ गया 10, यानी कि ये जो आया है पूरा 10 हो गया, यानी ये 10 है। अब 10 के साथ 5 और मिला दो, क्योंकि श्रेणी में तो 5, तो कितना ओम हो गया 15 ओम। अब भैया यहाँ तो आ गया 15 ओम, तो 21 बटे 15, यानी कि आपका आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 बटे 5 करंट एम्पियर आ गई। अब 7 बटे 5 यहाँ रख दो आप इस जगह पर, और 14 बटे, ठीक है 49। तो ये क्या हो गया 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, यानी 2 बटे 5 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे आंसर तो 2 बटे 5 नहीं दिखा रखा है, ठीक है, तो मिली एम्पियर में है, तो ये एम्पियर में था। तो आप इसको क्या करो 2 बटे 5 गुना 1 2 3, अब ये हो गया मिली में। ध्यान रखना मिली में करने के लिए हमें 1000 से गुना करना होगा। तो 5 दूनी 10 और 2 0 और 2 दूनी 4, 400 मिली एम्पियर हमारा आंसर हो। कैसे किया था हमने, सबसे पहले हमने एक टोटल रेजिस्टेंस निकाला जो कि हमारा निकला 15 ओम। अब इसको हमने मेन करंट निकाल ली है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लगाया था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये मेरी एक वीडियो है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है आखिर, एक ये लिंक डालूंगा और बाकी जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेक कर लेना। तो 400 मिली एम्पियर इसका आंसर सही है, और ये 100% सही है, इसके ऊपर डाउट भी नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना। कोई और मेथड भी यूज करोगे तो भी इसमें यही आएगा। तो 15 वाला हो गया हमारा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ हिंदी में भी, क्वेश्चन नंबर 16। चलो, व्हाट इज द टोटल, ये हो गया हमारा 16 वाला। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट व्हेन R1 इतना है इज इन सीरीज विथ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 R3 एंड R4। तो मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ, आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करना। आंसर कैसे निकलेगा, इसका आंसर यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका 17 ओम, 17 किलो ओम, जो कि यहाँ पर किसी में भी नहीं है। और कैसे निकलेगा, देखो ये तीनों पैरेलल में और ये समांतर में, श्रेणी में है इसके, ठीक है। ये दो तीनों है समांतर में और ये श्रेणी में, तो तीनों का जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, 1 बटे RTH 1 बटे 20 प्लस 1 बटे 36 प्लस 1 बटे 45, तीनों की गुना कर दो आप, तीनों की गुना नीचे कर दो, एलसीएम आ जाएगा। वो एलसीएम क्या आएगा आपका, ठीक है, मैंने पहले से सॉल्यूशन कर रखा है, मैं आपको फटाफट इसका करा देता हूँ। तीनों को जब एलसीएम करोगे आप
तो इसका निकलेगा आपका 32,400 बटे, जब आपने इससे इसको भाग दिया तो कितना आया यहाँ पर 1620, इससे इसको भाग दिया तो कितना आया यहाँ पर 900, इससे इसको भाग दिया इससे इसको तो कितना आया आपका यहाँ पर आया 720। इन सबको जोड़ दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 32,440, ठीक है, और नीचे आया 32,400। लेकिन ये है 1/RTH, तो आप RTH को उल्टा करो तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 32,400, ये भी ऊपर जाएगा और ये 32,40। तो जब ये काटेगा तो 10 ओम, तो 10 ओम तो ये समांतर क्रम में था, तो 10 ओम श्रेणी में किसके हैं, इस वाले साथ के। तो कितना हो गया टोटल भाई 17 किलो ओम। तो 17 किलो ओम इसमें आंसर में नहीं है ऑप्शंस में, तो हमारा आंसर जो है वो 17 किलो ओम आना चाहिए, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, ओके, तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, मैं आपको फटाफट इसका भी सॉल्यूशन करता हूँ। ये बहुत ही 15, 16 और 17, ठीक है, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको ये ट्राई करने चाहिए। देखो कैसे करना था ये, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा क्या करते हैं हम एंड से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो रिजल्ट चाहिए ना हमें, तो यहाँ से हम सर्किट को कम करते चलते हैं। यानी कि 12 और ये 5 किलो ओम कैसे हैं, ये है श्रेणी में, तो 12 और 5 क्या हो गया 17। अब 17 जो ये है, ये 17 इसके आ गया समांतर में। अगर आप देखोगे तो क्या क्या है, हमने इसको एक पूरा बना दिया। अब ये पूरा क्या है 17, तो ये जो 17 है ये इसके क्या है समांतर में 2 के। तो जब ये 2 के समांतर में, तो हमारी वैल्यू जो आई इसकी, ठीक है, समांतर वाले की 34/19 आई। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा रखा है, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। ये जो है 2, ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में 4 के, तो जोड़ दो भैया, श्रेणी क्रम वाला निकाल लो यहाँ से। तो 34/19, 4 + 4 करना था, तो मुझे 19 हर चाहिए है, यानी कि मैं सेम मैंने हर कर दिए इनके, और जो अंश में है 19 से गुना कर दिया और हर में 19 से भाग कर दिया, तो 19 सेम हो गया। तो यहाँ पर जब मैंने इनकी कैलकुलेशन की तो ये आ गया 76/19, तो ये तो सेम ही है, तो ये नीचे लिख दूंगा और इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दूंगा। अब ये जो नया था ये क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है, कौन से वाला, हाँ ये 4 मैंने इसमें जोड़ दिया था। अब जब मैंने 4 जोड़ा तो ये एक यहाँ आ गया है सर्किट, ये सर्किट यहाँ तक आ गया, यानी ये पूरा सर्किट तो पीछे का कंप्लीट हो गया, यानी कि इसको मैं कैलकुलेट करते हुए लेके आया। ये जो नई वैल्यू आई, ये वाली जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई, ये क्या है समांतर क्रम में किसके, इस 2 के। तो जब ये मैंने इस 2 के साथ समांतर क्रम में, तो जोड़ना तो पड़ेगा ना, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा 1/RTH 1/110/19 और ये आ गया यहाँ पर +1/2, क्योंकि समांतर क्रम में है। तो ये उल्टा हो जाएगा 19/110 प्लस ये, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग कुछ ये, ठीक है। ये वैल्यू जोड़कर मैंने निकाल ली इतनी, और ये वैल्यू अब समांतर क्रम में है इस वाले 10 के, समांतर में है इस 10 के। तो अब इसको भी जोड़ो, तो जब इसको भी आप इसके साथ जोड़ोगे, क्योंकि मैंने 37 से मुझे ये चाहिए था हर सेम, तो मैंने 10 को क्या करा 1/10 को, तो 10 को तो नीचे 37 से गुना कर दिया, तो ये कितना हो गया 370, और ऊपर भी 37 से गुना कर दिया, तो ये हर सेम हो गए, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे इजीली, तो मैंने इनको जोड़ दिया। अब ये जोड़कर इस वाले के श्रेणी क्रम में आ गया, तो भैया मैंने श्रेणी क्रम में था तो जोड़ा, तो मेरे पास आंसर ये आया, ओके। अब ये वाला जो था पूरा, जो मैंने ये वाली रिजल्ट निकाली थी, ये वाला अब फिर समांतर क्रम में आ गया इस 8 के। तो जब ये इसके समांतर क्रम में आया, तो मैंने ये इस तरीके से जोड़ते हुए इसको सॉल्व करते हुए 3.2 किलो ओम आंसर लेके आए, जो कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। इसको निकालने में खुद आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए। ये लेवल ITI का नहीं था, लेकिन इन्होंने दिया है, तो आपको अब थोड़ा थोड़ा अपनी भी लिए भी मेहनत करनी होगी ITI वालों को भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं नॉर्मल से, लेकिन इन्होंने दिए हैं इस बार। तो आप भी अगले पेपर के लिए तैयार हो जाओ कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अभी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में है। 3 रेजिस्टेंस, ये इनकी वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, समांतर क्रम में है। द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, तो भैया 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, समांतर क्रम में दे रखे हैं, तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो आपको पता ही होना चाहिए 1/RTH, क्योंकि समांतर के लिए ये होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 3 रेजिस्टेंस है। अगर श्रेणी की बात करें तो RTH यानी टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 ये होता है। ओके, कैसे होता है इसके लिए भी फिर मैं लिंक डालूंगा, अगर आपको ये भी नहीं आता, ये बहुत ही बेसिक है। तो इन तीनों को यहाँ पर लिखना है आपको, 1/20 + 1/30 + 1/7। अब एलसीएम ले लीजिए आप इनका, तो 60 एलसीएम आ गया।
इसको भाग दो तो 3 बार जाएगा, इसको भाग दो 2 बार और ये 1 बार खुद काटेगा, तो कितना हो गया ऊपर 6/60। लेकिन ये 6/60 क्या है 1/8 TH, यानी टोटल रेजिस्टेंस अभी नहीं है। अभी आप इसको उल्टा करोगे यानी कि RTH, इसको जस्ट उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, नहीं 60/6, तो वैल्यू क्या आएगी 10। तो 10 ओम इसका आंसर होना चाहिए। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन है 10 ओम। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 19, पदार्थ की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की एसआई यूनिट बतानी है आपको। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसका मैं आपको बता रहा हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो कैसा होता है, ये कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं ऐसा। जब हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पर है, जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, न्यूटन मीटर की घात तो 2 ही रहती है लेकिन वो माइनस में हो जाती है क्योंकि हम उसको ऊपर लेके गए। जैसे मैं बोलूं कि भैया 1/10 की घात 2 है, इसको मुझे ऊपर लेके जाना है ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा 10 की घात -2। क्लियर है, तो इसलिए ये इस तरीके से ऊपर आ जाती है। अगर आपको डाउट है कि कैसे आया ये वाला, तो इसके लिए सॉल्यूशन है यहाँ पर। देखो यहाँ पर दे रखा है मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसका जो होता है प्रतिबल बटे विकृति, तो प्रतिबल क्या है F/A और विकृति क्या है ये है। तो जब आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो F/A इंटू L इंटू स्मॉल l। ठीक है, तो इस L से ये L समझ लो कट गया, यानी कि इसकी जो इकाई थी यूनिट थी वो कट गई, तो यूनिट किसकी बची, ये F क्या होता है न्यूटन और A होता है मीटर स्क्वायर। तो आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वजह से इसका जो ऑप्शन नंबर 2 वाला आंसर है वो सही है। ओके, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 2 मिली हेनरी 3.3 मिली हेनरी एंड 0.2 मिली हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टोटल इंडक्टेंस इज। तो ये कह रहा है श्रेणी क्रम में इतने सारे इंडक्टर जोड़ रखे हैं इसने, अब आपको टोटल बताना है। तो देखो इंडक्टर और रेजिस्टेंस सेम होता है इनको जोड़ने का। अगर ये श्रेणी में है तो इस तरीके से जुड़ते हैं, पैरेलल में है तो इस तरीके से जुड़ते हैं। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर कैपेसिटर समांतर क्रम में है तो वो ऐसे जुड़ता है, ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये समांतर क्रम का है और ये कौन सा है, श्रेणी क्रम का है, सीरीज। ओके, सीरीज एंड पैरेलल। अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टर समांतर में है तो इस तरीके से जुड़ेंगे, श्रेणी में तो इस तरीके से जुड़ेंगे। लेकिन अगर कैपेसिटर की बात करता है वो, तो कैपेसिटर यहाँ समांतर क्रम में जुड़ा है तो ऐसे जुड़ेगा और श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो ऐसे जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि होता है Q = CV। ठीक है, V = हो जाएगा आपका 1/C = Q अपॉन जो हो जाएगा आपका ये इस तरीके से। तो इसलिए उल्टा हो जाता है क्योंकि वोल्टेज की जगह हम IR लिख देते हैं और R जब हम कैलकुलेट करते हैं R की जगह इस हिसाब से लिखते हैं तो ये 1/C आ जाता है। इसके लिए भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, देख लेना वीडियोस। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। 5, ठीक है, अब दशमलव के इस साइड से जोड़ते हैं। ठीक है, तो 6 और 3 9 और 9 आ गया, यानी पॉइंट के इधर क्या आ गया भैया, पॉइंट के इधर आ गया 9। और इस साइड कितना आना चाहिए, 0 है यहाँ पे 4 और 5 है तो 9, यानी 9.9 मिली हेनरी। ठीक है, मिली हेनरी, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। पैरेलल में बोला इसमें। ओके, ये वाला है हमारा सीरीज में, ये है पैरेलल में, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर भी करेंगे, पहले हम सीरीज वाले कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 3 तो 0.5, यहाँ पर क्या है 3 और 5 तो 5.5 मिली हेनरी है, मिली हेनरी। तो 5.5 मिली हेनरी है कहीं पर, ये वाला, तो इसका डी है। सेकंड वाला देख लेते हैं हम। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पर 5 मिली हेनरी 4.3 मिली हेनरी 0.6 मिली हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में क्या होता है, देखो पैरेलल में इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 9.9 नहीं होगा क्योंकि सबसे छोटे से छोटा हो जाता है ये। इसको आप इसी तरीके से जोड़ना, L1 प्लस L2 प्लस L3 = 1/LTH टोटल लिख देना यहाँ पे। तो जब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पर लिखोगे और आंसर लेके आओगे तो इससे भी कम आएगा, इससे भी बहुत ही कम आएगी जो वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि 0.6 से भी छोटी वैल्यू आएगी, ध्यान रखना, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो 0.6 से कम आनी चाहिए, यानी कि लेस देन 0.6 मिली हेनरी। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। अ कैपेसिटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 0.1 कूलम एट 5 वोल्ट इट्स कैपेसिटेंस। भैया फॉर्मूला यहाँ लिखा है, फटाफट कर दो। Q = CV, कैपेसिटेंस इसने पूछा है तो वोल्टेज दे रखी है और कूलम आवेश दे रखा है, तो 1 यहाँ आ गया और बट्टे में आ गया 5 और यहाँ आ गया C। तो दशमलव हटाओ, यहाँ लेके आओ
ठीक है। तो ये हो गया आपका कि अगर आप दशमलव लगाकर 0 लगाते हो और फिर 0 लगाकर 0 लगाते हो 50 दूनी 100, तो ये क्या हो गया फैरड में। तो 0.02 फैरड हमारे पास है कहीं 0.02 फैरड, ये है ना ए वाला, बिल्कुल करेक्ट है। 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 40 माइक्रो फैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। तो भैया 4 कैपेसिटर हैं, हिंदी में हो गया, इंग्लिश में आप देख लीजिए, ये आ गया आपका इंग्लिश में। इसको जल्दी जल्दी 3-4 को खत्म कर लेते हैं क्वेश्चंस को। 40 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो सिस्टम का जो होगा कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कुल कैपेसिटेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर वो कह रहा है समांतर में है तो आपको क्या करना होगा, सीरीज वाला यूज करना होगा रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो ये 40 + 40 तो 4 है ना, तो 4 चौके 16, 160 क्या हो जाएगा माइक्रोफैरड। तो 160 माइक्रोफैरड पहले वाला ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। 5 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 5 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। तो 5 कैपेसिटर हैं जो कनेक्टेड है सीरीज में है, तो भैया 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इस तरीके से करोगे तो 1/5 + 1/5 + 1/5, तो इस तरीके से कितनी बार करोगे आप 5 बार। यहाँ पर क्या होगा 1/CTH टोटल। तो यहाँ पर तो सबके हर सेम है, तो ये तो सेम रहेगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, यानी 5/5 = 1/CTH। 5 से एक बार कटेगा तो CTH की वैल्यू आएगी आपकी 1 माइक्रोफैरड। क्लियर है। मेरे हिसाब से ये छोटे छोटे से हमारे क्वेश्चन से बहुत ही इजी थे, ऐसे क्वेश्चन ही ITI में आते हैं। 2 बैटरीज हैविंग अनइक्वल EMF, ठीक है, 2 बैटरियां हैं जो कि अनइक्वल EMF की है। मान लीजिए कि एक मैं आपको बता दूं, एग्जांपल दे देता हूं, एक है 5 वोल्ट की और एक हमारे पास है 3 वोल्ट की। क्लियर है, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट। तो ये कह रहा है कि किस क्रम में जोड़ सकते हैं। अगर आप इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये इसको चार्ज करने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप इनको श्रेणी में करोगे तो हो सकता है, तो श्रेणी में ओके, समांतर में कभी भी ओके नहीं होता, ठीक है। तो ये बैटरी समांतर रूप से नहीं जोड़ी जा सकती, ये सिर्फ सीरीज में जोड़ी जा सकती हैं, सीरीज में। और तो समांतर में पहला वाला ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होना चाहिए, ठीक है। समांतर रूप से नहीं जोड़ी जा सकती, क्योंकि उसमें ही हमें प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि ये इसको उल्टा चार्ज करने लग जाएगा, ये लोड की तरह काम करेगी ये वाली, ठीक है। तो जितने भी करंट ये जनरेट करेगा ये इसको चार्ज करने में लगा देगा, बाकी जो रेजिस्टेंस होगा उसमें तो यूज करेगा, लेकिन इसमें भी करेगा, इसलिए समांतर में नहीं लगानी चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफी लंबी हो गई है और स्टोरेज भी खत्म हो रही है, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगती है आपको तो उसमें आपको पूरा मेथड समझाकर तब कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू सो मच।